नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी फीड प्रबंधन के बारे में, यानी कि साल भर के लिए हरा चारा, भूसा और हर गाय की ज़रूरत के अनुसार कौन सा फीड कब दिया जाता है। साथ में गोबर से पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका। और इस सवाल का जवाब, क्या बाहर रह के दूर रह के डेयरी फार्म खोला जा सकता है और उससे भी सक्सेसफुली चलाया जा सकता है। एबीएस सीमेंट की बचाव का फार्म का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पर डाला है, आप जरूर जाके देखिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। पशुधन को फीड खिलाने का एक जनरलाइज फार्मूला है। भूसा बॉडी वेट का 1%, हरा चारा बॉडी वेट का 5 से 7% और कंसंट्रेटेड फीड पर लीटर 400 ग्राम दिया जाता है। इसी फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हम हमारे फार्म पे पूरे साल के लिए अपना फीड का मैनेजमेंट करते हैं और यही जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद कार्बोहाइड्रेट रिच नॉन लेगुमिनस ग्रीन फूडर। यहाँ जो सामने आप देख रहे हैं ये तकनी का, इस तरफ तो गन्ना है, पर यहाँ से लेके वहाँ तक के जो आप लोग देख रहे हैं फार्म, उस तरफ भी दिखाइएगा, फार्म से जुड़ा हुआ वो पूरा बेल्ट, ये हमारे पास सुपर नेपियर हम लोगों ने लगा के रखी है। ये लगभग हमारा 1.5 एकड़ के आसपास का प्लॉट होता है। तो यहाँ सुपर नेपियर लगा के रखी, जिसमें से कुछ कटिंग हो चुकी है और कुछ की कटिंग अभी होना बाकी है। ये ख़त्म होने के बाद में आप इस तरफ देखिएगा, सामने ये 2 भागों में एक तरफ से आपको कटी हुई दिख रही है, आइएगा आगे, यहाँ से आपको कटी हुई दिख रही है और ये इस तरफ लगी हुई है। तो ये दूसरा हम लोगों ने पैच बना के रखा है, लगभग ये 1.5 एकड़ और वो आपका आधा एकड़। इतने एरिया में 25 गाय का पूरे साल भर का हरा चारा हम लोग कंप्लीट करते हैं। आइए आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। और सुपर नेपियर कैसे लगाना है, कहाँ से मिल सकती है, एमपी के अंदर हर एक गाँव कोने में भी आपको कैसे मिलेगी, इसके बारे में आप कभी भी मुझे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको जानकारी जरूर दूँगा। इस तरफ जो हमारे पास लगी हुई है ये DHN 10 है। इसमें एक खास बात होती है सुपर नेपियर के अलावा, उस तरफ जो पीछे मैंने आपको बताई वो सुपर नेपियर थी, ये DHN 10। इसका जो तना है वो बहुत पतला होता है, ये आप देखेंगे, और पत्तियाँ बहुत ज़्यादा होती है। ये आपके फॉर्म पे अगर आप सुपर नेपियर लगा रहे हैं तो साथ में इसको मिक्स करिए, क्योंकि सुपर नेपियर का जो डंठल होता है, ये जो तना होता है वो बहुत मोटा होता है, तो उसमें कभी कभी समस्या आती है। ये देखिए, जैसे मैं नेपियर के बारे में आपको बता रहा था, सुपर नेपियर, इसके साथ में यही दिक्कत है, इसका जो तना है वो ज़्यादा मोटा होता है। उसके कंपैरिजन में आप देखिएगा, ये मैंने ऊपर का तना हुआ तो भी ये इतना मोटा है, और पत्तियाँ इसमें कड़क और साथ में कटीली होती है। उसकी पत्तियाँ भी सॉफ्ट होगी और तना भी पतला होगा। तो जब भी आप नेपियर, सुपर नेपियर जब भी आप प्लान करें तो साथ में मिक्स ज़रूर करें, सॉफ्ट पत्तियों वाला और साथ में तना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत भी है। यहाँ पर ये नेपियर रखी हुई है, नेपियर को काटने के लिए हम लोगों ने चाप कटर लगा के रखा है। अगर एक फार्म में हरा चारा रहेगा तो आपकी लागत बहुत ज़्यादा बचने वाली है, और हरा चारा खिलाने का सबसे बेस्ट तरीका है चाप कटर यूज़ करके। और अब प्रोटीन से भरपूर फलीदार हरे चारे का प्रबंधन हम कैसे करते हैं। का मंथ चल रहा है, नवंबर के मिड में या नवंबर के लास्ट में यहाँ पर जो बरसिंग बोई जाती है और उसको जनवरी फरवरी से स्टार्ट कर दिया जाता है खिलाना गाय को। तो ये एरिया उसी की तैयारी करी है अभी। अब यहाँ पर बरसिंग बोएंगे जो कि प्रोटीन रिच होता है। प्रोटीन रिच हरे चारे का दूसरा ऑप्शन है अजोला, जिसके अंदर शानदार मिनरल्स भी होते हैं। बरसिंग की सीजन खत्म होने के बाद में प्रोटीन की जो हमारे फीड में कमी आती है, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग अजोला खिलाते हैं अपनी गायों को। नाउ बेस्ट एंड इकोनॉमिकल साइलेज। सभी गायों को बॉडी वेट का 1 से 2% मिनिमम साल भर ये साइलेज खिलाया जाता है। नाउ कंसंट्रेटेड फीड पशु आहार। दोस्तों यहाँ पर मैं 3 फीड लेके दिखा रहा हूँ आपको। एक फार्म पे मिनिमम 3 फीड की ज़रूरत तो होती है। ये सबसे पहला जो है ये काफ स्टार्टर फीड है हमारा, जो मैंने आपको बताया था। काफ स्टार्टर फीड कैसे बनाते हैं आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो में देख सकते हैं। ये जो काफ स्टार्टर फीड है, ये 12 महीने तक की जो बच्चियाँ होती है, जब तक कि वो हीट पे आना शुरू ही हो जाए, उनको कंसीव नहीं करवाते हम लोग, तब तक ये खिलाते हैं। दूसरा फीड जो है, इसका भी मैंने अपने वीडियो पे चैनल डाला हुआ है कि दूध देने वाली गाय के लिए संतुलित आहार कैसे बनाना है। ये हाई प्रोटीन साथ में हाई एनर्जी फीड है। इसके लिए पूरा फार्मूला मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप जरूर जाकर देखिए। ये हम लोग यही फार्मूला यूज़ करके हमारे गाय को फीडिंग देते हैं। 25 लीटर की गाय के लिए ये मोर देन सफिशिएंट और पर्याप्त है। का फीड है, ये जो तीसरे नंबर का फीड है, इसमें ग्रेनुअल्स है। ये वो उन गायों का फीड है जो कि प्रेग्नेंट होती है। लास्ट के ड्राई टाइम में जो लास्ट के 40 दिन में आपको खिलाना रहता है ना, ये वो फीड है। इसमें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, यहाँ पर प्रोटीन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसमें बाईपास फैट को हम लोग यूज़ करते हैं। बाईपास फैट के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करी जाती है, वो पूरा फार्मूला डाला हुआ है चैनल पे, आप जाके देख लीजिए। फीड खिलाने का तरीका पे आपके काटा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कि आप नाप के कोई भी चीज़ गाय को नहीं देंगे या जो दूध निकाल रहे हैं वो नापेंगे नहीं, तब तक कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गाय की रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर एक काटा होना ज़रूरी है आपके फार्म पे हमेशा 24 घंटे। दूसरा फीड के लिए हर एक गाय के लिए
अलग अलग कितना दाना देना है उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट जुगाड़ कह सकते हैं आप, ये बनाया है कि हर गाय के लिए अलग अलग बाल्टियाँ हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसको फीड देते हैं। ये फीड जाता है वहाँ पे गाय के सामने, और गाय के सामने जाने के बाद में भूसा और हरा चारे के साथ में मिक्स होता है और यही उसकी सानी बना के उनको खिलाया जाता है। गोबर का प्रबंधन हम कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। हमारी गायों से प्राप्त सारे गोबर का हम लोग जैविक खाद बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, 2 हफ्ते पुराने गोबर को इस तरह से बेड बनाकर हम लोग बिछा देते हैं और इसके बाद हम कुछ नहीं करते। हमारा जो काम है, इसको जैविक खाद बनाने के लिए हमारी ये किसान मित्र छोटे छोटे केचुए आप नज़र आ रहे हैं, ये वो काम करते हैं और इसको जैविक खाद में बदल देते हैं। इस आसानी से प्राप्त हुई जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट को हम लोग 10 रुपये से 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच देते हैं और गायों से प्राप्त गोबर से भी पैसे कमा लेते हैं। गोबर से वर्मी कंपोस्ट घर पे कैसे बनाया जाता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। नाउ आंसर ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों, हम तीनों दोस्त बाय प्रोफेशन तो इंजीनियर हैं, बाकी हम लोगों ने एक मन में चाह थी कि कुछ करना है, तो वही सोच को शुरू करते हुए 2012 में ये शुरुआत करी और आज की डेट में हम लोग इस मुकाम पे हैं। बैक कैमरा करता हूँ। आप लोगों का पिछले 2012 से लेकर अभी तक के का फार्म के प्रति क्या नज़रिया रहा है और क्या चीज़ें आपके मन में बदली है, वर्मा जी से पहले बात करेंगे। नमस्कार। 2012 में जब हमने ये फॉर्म शुरू किया था तब हमको लगा था कि चीज़ें काफ़ी आसान होंगी, पर समय के साथ हमको काफ़ी कुछ अपडेट करना पड़ा। अपडेट मींस मैनेजमेंट से लेके खिलाई पिलाई से लेके ब्रीडिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं और सीख भी रहे, क्योंकि समय के साथ हमने देखा कि अगर चीज़ों को अपडेट नहीं करेंगे तो हम पिछड़ते चले जाएंगे। जी हाँ। हमारे साथ यहाँ फार्म पे मेरे बड़े भाई हैं, तो हमारे पास एक बाहर रहते हुए भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है हमारे फार्म पे कि हम यहाँ रहे या ना रहे, पर हमारा बताया हुआ पूरा काम यहाँ पे होता है। जी हाँ जी। साबले जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसा कि दीपक भैया ने बताया कि हम लोगों ने 2012 से शुरुआत की थी इसकी, और 2012 से शुरुआत करके और हम लोग सभी गलतियां करते गए, सीखते गए। पर एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आप कमर्शियल डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको सही टेक्नोलॉजी, सही टेक्निक और मैनेजमेंट पे खासकर ध्यान देना ज़रूरी है। नहीं तो जैसा आप लोग सुनते आ रहे हैं कि दूसरे तीसरे साल में डेयरी फार्म बंद करने की कगार पे लोग आ जाते हैं। हमारा कॉन्स्टेंटली और मैं कहूँगा सक्सेसफुली ये 8वां साल चल रहा है और ये सब चीज़ें हमने एक प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर तरीके से ही करने पे पाई। तो एक आखिरी क्वेश्चन एक जो रहता है लोगों के मन में, क्या बाहर रह के फार्म किया जा सकता है? ये हम लोग तो बाहर ही रह रहे हैं तो बिल्कुल किया जा सकता है। आपका क्या बिल्कुल भी किया जा सकता है। बस आपके पास डेयरी में अगर एम्प्लॉय जो रख रहे हो, तो अगर डेयरी का केयर टेकर आपका अगर ट्रस्टेड है या एक आपका जो सुपरवाइज़र है वो ट्रस्टेड है, जैसे हमारे जो चौथे पार्टनर है वो मेरे भाई हैं, तो आपका अगर ट्रस्ट है, आप जो काम वहाँ से बता रहे हैं कि ये डेयरी में अब सुधार की ज़रूरत है, वो काम अगर समय पे हो रहा है तो फिर डेयरी आप कहीं से भी बैठ के अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो आशा है, उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा फार्म देख के कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ पसंद आया होगा। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग डेयरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, थोड़ा टेक्निकली आ जाइए। इसको एक नॉर्मल काम ये मत समझिए कि भूसा डालना है और गाय दूध दे देगी, इसको थोड़ा टेक्निकली वे में करिए। फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।